हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज हम सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। उसका नाम है फ्रेज प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का ही एक पार्ट है। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रीपोजिशन के जितने भी रूल थे उसको हमने पिछले 2 पार्ट में पढ़ा दिया है। क्लियर? बहुत ही अच्छे तरीके से उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। तो जो भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले जाकर पिछले प्रीपोजिशन के 2 वीडियो को देखें, तब ये इस वीडियो को आप देखेंगे तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्लियर? तो फ्रेज प्रीपोजिशन में कुछ सिलेक्टेड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सिलेक्टेड फ्रेज प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे जितने भी प्रीपोजिशन के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सारे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इन फ्रेज प्रीपोजिशन का यूज करके आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपका हर एक प्रीपोजिशन, ठीक है, आपका हर एक मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लगातार इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, आपका जो पहला फ्रेज प्रीपोजिशन है आपका, ठीक है, वो है आपका अकॉर्डिंग टू। समझते हैं अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है और इसको हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू का। तो इसका मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। समझते हैं ये जो अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ था, इसको हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो समझिएगा कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 डेज, है ना। मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार, क्लियर, उसे 2 दिनों में ये फिनिश करना होगा। क्लियर? तो ये मतलब के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी के अनुसार। ठीक है, तो जहां पर के अनुसार का सेंस आएगा वहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू का यूज करेंगे। तो ये आपका पहला फ्रेज प्रीपोजिशन था, समझ में आ गया होगा। तो आपका अगला फ्रेज प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन नंबर 2, वो है आपका बाय डिंट ऑफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये यूज होता है और आपके एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, समझिएगा बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर, है ना, मतलब किसी के बल पर। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। अगला है बाय डिंट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? किसी के बल पर। एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको। बाय डिंट ऑफ को हम लोग सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, समझिएगा कि आई पास्ड द एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड वर्क, है ना, कठिन मेहनत के बल पर। ठीक है, कठिन मेहनत के बल पर मैं एग्जाम पास कर पाया। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि किसी के बल पर, है ना, किसी पर। तो इस तरीके से हम लोग बाय डिंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला फ्रेज प्रीपोजिशन है इन केस ऑफ। ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, ठीक है, बहुत बार यूज खुद भी किया होगा। देखिए इन केस ऑफ, ये बहुत बार हम लोग बोलचाल की भाषा में इन केस ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है अगर। इन केस ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर। अब देखिए इससे रिलेटेड जो एक सेंटेंस है बहुत ही शानदार है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी में आप 100 नंबर पर कॉल करेंगे, है ना। इसका मतलब तो यही बात है। मतलब देखिए इमरजेंसी की स्थिति में, मतलब अगर इमरजेंसी हो तो, है ना। इन केस ऑफ इमरजेंसी मतलब क्या हुआ कि अगर इमरजेंसी हो, ठीक है, अगर मतलब आपातकालीन हो, ठीक है, तब हम लोग, अगर आपातकाल हो तब हम लोग 100 पर कॉल करेंगे। तो अगर, है ना, अगर मतलब क्या होगा? इन केस ऑफ। तो इस तरीके से हम लोग इन केस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है साथियों बाय वर्च्यू ऑफ। आपका अगला फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ। समझते हैं बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है किसी के बल पर, है ना। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी के बल पर। एग्जांपल देखिए कि द जज कैन पास द ऑर्डर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पावर्स। ठीक है, मतलब जो जज था, ठीक है, उसने वो ऑर्डर, देखिए जज ऑर्डर को पास कर सकता है किसके आधार पर? क्लियर, जज अपनी शक्तियों के आधार पर, ठीक है, अपने पावर के आधार पर आदेश पारित कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर को पास कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग बाय वर्च्यू ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी के बल पर, है ना। तो अगर कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में हमें किसी के बल पर, है ना, के बल पर इस्तेमाल करना हो तो बाय वर्च्यू ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब देखिए ये जो फ्रेज प्रीपोजिशन वाला टॉपिक है, सिर्फ इसकी बात नहीं करें, आपका जो पूरा कंप्लीट प्रीपोजिशन है ये आपका स्पोकन में काफी मदद करता है। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है तो अगर आप स्पोकन भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए अगला देखते हैं। आपका जो अगला है वो है ऑइंग टू। ठीक है, देखिए ऑइंग टू का मतलब होता है के कारण। अब देखिए के कारण का एक और अर्थ होता है, एक और मीनिंग होता है, वो होता है ड्यू टू। तो अब यहां पर 2 बात आ गया, एक ऑइंग टू, दूसरा ड्यू टू।
तो सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में सवाल ये होता है कि हम कहां पर ओइंग टू का इस्तेमाल करेंगे, कहां पर ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये डाउट मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक आउट कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, कि ओइंग टू का इस्तेमाल कहां करेंगे और ड्यू टू का इस्तेमाल कहां करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले दोनों का अर्थ जो होता है वो सेम ही होता है, इसका मतलब होता है के कारण, है ना, किसी के कारण। अब समझते हैं, देखिए अगर किसी सेंटेंस का शुरुआत, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस का शुरुआत हमें करना हो तब हम लोग ओइंग टू से करेंगे। क्लियर, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हमें करनी है तो किससे करेंगे, हम लोग ओइंग टू से करेंगे। और अगर सेंटेंस की शुरुआत नहीं करनी, अगर बाद में हमें यूज करना तब ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाद में कब, वो आगे अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए कि ड्यू टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम। क्लियर, अब देखिए ड्यू टू का शुरुआत में इस्तेमाल कर दिया गया तो ये आपका गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। अगला देखिए ओइंग टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम, तो ये आपका सही होगा। क्लियर, ये जो ओइंग टू लिखा हुआ है ये आपका सही होगा, ओइंग टू हैवी रेन्स आई कुड नॉट कम। अब देखिए यहां पर एक दिक्कत है कि देखिए एसएससी जो, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं, क्लियर, तो एसएससी क्या करता है, एसएससी जो ड्यू टू से जो शुरुआत होता है, ठीक है, उसको सही मानता है। यहां पर देखिए वाकई में अगर ग्रामर पोर्शन से देखा जाए, अगर ग्रामेटिकल देखा जाए तो ड्यू टू वाला गलत होता है। क्लियर, और ओइंग टू वाला सही होता है। लेकिन अगर एसएससी की बात करें, जो आपका एसएससी बोर्ड है, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट करती है, वो अपने एग्जाम में, क्लियर, वो अपने एग्जाम में ड्यू टू को सही मानती है। ठीक है, ओइंग टू की अपेक्षा ड्यू टू को सही मानती है। ठीक है, तो ये यहां पर एक दिक्कत है जो अभी तक मतलब अभी तक ये जो मुद्दा है ये अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। अभी तक ये जो एसएससी है वो ड्यू टू को ही सही मानती है। क्लियर, और जो सेंटेंस ड्यू टू से शुरुआत होते हैं ऐसे सेंटेंस को वो सही मानती है। ठीक है, उसको वो करेक्ट मानती है। चलिए अब देखते हैं कि कहां पर ड्यू टू का वास्तविक, है ना, अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से देखें तो ड्यू टू का इस्तेमाल हम तो शुरुआत में कर नहीं सकते, तो कहां पर ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे। तो समझिएगा कि अगर कहीं भी बी का कोई भी फॉर्म रहे, ठीक है, बी का कौन फॉर्म हो सकता है, इज हो, वाज हो, कोई भी फॉर्म इसका रहे, तो उसके बाद हम लोग ड्यू टू का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम लोग ओइंग टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे देखिए कि द एक्सीडेंट वाज ओइंग टू हैवी रेन्स। अब देखिए बी का फॉर्म हो गया वाज आपका, ठीक है, ये बी का फॉर्म है, तो इसका फॉर्म हो गया, तो इसके बाद हम लोग ओइंग टू का प्रयोग नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गया, इसके बाद हम लोग ओइंग टू का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग ड्यू टू का ही प्रयोग करेंगे, तो इसको सही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हैवी रेन्स। क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ओइंग टू का इस्तेमाल कहां करेंगे, तो अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करनी हो तो ओइंग टू से हम लोग शुरुआत करेंगे, और अगर बी का कोई भी फॉर्म आए उसके बाद हमें इस्तेमाल करना हो तब हम लोग ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर। फिर एक दिक्कत यहां पर था, वो भी मैं आपको बता दिया। क्लियर, कि एसएससी जो है वो ड्यू टू से जो सेंटेंस शुरू होता है उसको वो सही मानती है। चलिए आपका जो अगला है वो है विद रेफरेंस टू, ये भी अच्छा है। ठीक है, समझते हैं। ये जो आपका अगला है साथियों फ्रेज प्रीपोजिशन, ये है विद रेफरेंस टू। इसका मतलब होता है कि किसी के संदर्भ में, ये जो लिखा हुआ विद रेफरेंस टू, इसका मतलब क्या होता है कि किसी के संदर्भ में। समझते हैं, ये जो लिखा हुआ विद रेफरेंस टू, इसका हम लोग इस्तेमाल देखते हैं कैसे सेंटेंस में इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 27 जुलाई 2011 आई हियर बाई सबमिट माई रिप्लाई। देखिए क्या कह रहा है कि 27 जुलाई 2011 को आपके पत्र के संदर्भ में, है ना, के संदर्भ में, फिर से रिपीट करेंगे कि 27 जुलाई 2011 को आपके पत्र के संदर्भ में मैं इस बात पर अपना जवाब प्रस्तुत करता हूं, अपना रिप्लाई देता हूं। क्लियर, तो के संदर्भ में बीच में आया, तो उसी के जगह पर विद रेफरेंस टू का इस्तेमाल हमने किया। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। चलिए अगला है इन ऑर्डर टू। अगला क्या है, अगला है इन ऑर्डर टू। इसका मतलब होता है ताकि। ठीक है, समझते हैं इसको हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि वी वैकेटेड द प्रीमाइजेज इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन। समझिएगा ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस था। इसका सबसे पहले सेंटेंस का मतलब समझिए क्या है, इसका हिंदी क्या है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ये कह रहा है कि हमने जो परिसर था, ठीक है, जो परिसर था उसको खाली कर दिया। क्यों खाली किया, ताकि मुकदमेबाजी को, ठीक है, लिटिगेशन को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, उसको मतलब उससे बचा जा सके। तो देखिए ताकि बीच में क्या आया, ताकि, कि हमने परिसर को खाली कर दिया ताकि मुकदमेबाजी को अवॉइड किया जा सके। क्लियर, तो बीच में ताकि इन ऑर्डर टू। क्लियर, इन ऑर्डर टू बीच में इस्तेमाल हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इन ऑर्डर टू फ्रेज प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, वी वैकेटेड द प्रीमाइसेस इन ऑर्डर टू अवॉइड लिटिगेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने परिसर खाली कर दिया ताकि क्या हुआ, ताकि मुकदमेबाजी को अवॉइड किया जा सके। क्लियर,
ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। आपका जो अगला फ्रेज प्रीपोजिशन है वो आपका इन कोर्स ऑफ। देखिए अगला है आपका इन कोर्स ऑफ। समझते हैं इन कोर्स ऑफ का मतलब क्या होता है। तो इन कोर्स ऑफ का मतलब होता है के दौरान, है ना, के दौरान। समझते हैं कि इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो लिखा हुआ है कि इन कोर्स ऑफ टाइम आई फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि समय के साथ मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्लियर, समय के साथ मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसका मतलब वही होता है। क्लियर, तो ध्यान रहेगा समय के साथ, या ऐसा आप कह सकते हैं समय के दौरान। तो अगर ऐसा सेंस आया तो हम लोग इन कोर्स ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समय के दौरान, समय के साथ। चलिए अगला है ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए ये भी बहुत अच्छा आपका फ्रेज प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है किसी के स्थान पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी के स्थान पर। देखिए इसको कैसे यूज करेंगे कि ही केम टू रिसीव द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज ब्रदर। मतलब अपने भाई के जगह पर, है ना, अपने भाई के स्थान पर, अपने भाई के स्थान पर वो जो व्यक्ति था वो मतलब जो आपका अवार्ड था उसको रिसीव करने आया। तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है कि किसी के स्थान पर, है ना, किसी के स्थान पर। भाई को चाहिए था ना, भाई को लेना चाहिए था, लेकिन भाई के जगह पर। क्लियर, मतलब उसके स्थान पर। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ का यूज करते हैं। चलिए अगला है साथियों एग्रीएबली टू। इसका मतलब होता है के अनुसरण में। एग्रीएबली टू का मतलब क्या होता है, के अनुसरण में, है ना, किसी के अनुसरण में। समझते हैं कि ये जो आपका एग्रीएबली टू था इसको हम लोग सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है कि एग्रीएबली टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट वी विल पे यू ₹1 लाख। मतलब जो आपका समझौता हुआ था, समझौतों के शर्तों के अनुसार, है ना, समझौतों के शर्तों के अनुसार हमें आपको 1 लाख रुपया पे करना होगा। क्लियर, तो ये समझ में आ गया के अनुसरण में। अगर जहां पर सेंस निकले किसी के अनुसरण में तो वहां पर हम लोग एग्रीएबली टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रीपोजिशन है वो आपका बाय मींस ऑफ। बाय मींस ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी के सहायता से। बाय मींस ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी के सहायता से। बहुत ही अच्छा है ये आपका एग्जांपल समझिए कि ही अमेज्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय मींस ऑफ शार्प प्रैक्टिसेस, है ना। फिर से रिपीट करेंगे कि ही अमेज्ड अ लॉट ऑफ मनी बाय मींस ऑफ शार्प प्रैक्टिसेस, है ना। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला साथियों कि मतलब शार्प प्रैक्टिसेस की सहायता से। क्लियर, शार्प प्रैक्टिसेस की सहायता से। तो यहां पर ये सेंस जा रहा है के सहायता से, बाय मींस ऑफ। तो जहां पर ऐसा सेंस निकले कि किसी के सहायता से, तो वहां पर हम लोग बाय मींस ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं भी ऐसा सेंस निकलता है कि किसी के सहायता से, ठीक है, के सहायता से, तो वहां हम लोग ये फ्रेज प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बाय मींस ऑफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला फ्रेज प्रीपोजिशन है वो आपका फॉर द सेक ऑफ। अगला क्या है, अगला है फॉर द सेक ऑफ। समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है किसी के वास्ते, है ना। फॉर द सेक ऑफ मतलब क्या होता है, किसी के वास्ते, है ना। जैसे सेव प्लांट्स एट लीस्ट फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन। मतलब आप, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने बच्चों के लिए, है ना, अपने बच्चों के वास्ते, है ना, अपने बच्चों के वास्ते प्लांट्स को आप सेव करें। तो अपने बच्चों के वास्ते, अपने बच्चों के लिए, है ना, तो फॉर द सेक ऑफ। बात क्लियर हो गया होगा। फिर से रिपीट करेंगे कि सेव प्लांट्स एट लीस्ट फॉर द सेक ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, के वास्ते, अपने बच्चों के वास्ते आप पेड़ पौधों को बचाएं ना, सेव प्लांट्स। चलिए अगला है इन फेवर ऑफ। देखिए इसको आपने बहुत बार इस्तेमाल भी किया होगा। ठीक है, इन फेवर ऑफ, इसका मतलब होता है किसी के पक्ष में। इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी के पक्ष में। जैसे ही वोटेड इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक है, मतलब वो जो व्यक्ति था उसने अपने दोस्त के फेवर में, अपने दोस्त के पक्ष में वोट दिया। क्लियर, तो इन फेवर ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी के पक्ष में। क्लियर, तो वही सेंटेंस आपका लिखा हुआ था, फिर से रिपीट कर देते हैं कि ही वोटेड इन फेवर ऑफ। देखिए यहां पर दोस्त, उसके दोस्त के पक्ष के बारे में बात हो रही थी, तो वहां पर हमने इन फेवर ऑफ का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में किसी के पक्ष के बारे में बात हो तो वहां पर हम लोग इन फेवर ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इन ल्यू ऑफ। अगला क्या है, अगला इन ल्यू ऑफ। समझते हैं इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में। इसका मतलब क्या होता है, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के बदले में। देखिए क्या लिखा हुआ कि ही गॉट 50,000 रुपीज इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसके दावे के बदले उसे 50,000 रुपये मिले। उसके बदले, है ना, उसके दावे के बदले। तो यहां पर देखिए इन ल्यू ऑफ का हमने प्रयोग कर दिया। बात क्लियर हो रहा होगा। तो इन ल्यू ऑफ का प्रयोग कहां करेंगे, जहां पर सिंस के बदले में निकले। फिर से रिपीट कर देते हैं। इसका जो एग्जांपल था कि ही गॉट 50,000 रुपीज इन ल्यू ऑफ हिज क्लेम, है ना, उसने जो क्लेम किया था उसके बदले उसे 50,000 रुपये मिले। ठीक है, तो ये इन ल्यू ऑफ समझ में आ गया होगा, ये अच्छा था, इंपॉर्टेंट था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला है साथियों फ्रेज प्रीपोजिशन, वो आपका ऑन अकाउंट ऑफ। समझते हैं ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के कारण, है ना, किसी के कारण। जैसे समझिए कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस। समझिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपका लिखा हुआ था सेंटेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस द कंपनी सफर्ड हैवी लॉस, मतलब कि उसकी लापरवाही के कारण कंपनी को काफी नुकसान हुआ, है ना, कंपनी को भारी नुकसान हुआ, काफी नुकसान हुआ। तो के कारण, किसके कारण? तो उसकी लापरवाही के कारण। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही के कारण। तो देखिए यहां पर के कारण आ रहा है, ठीक है, के कारण, तो इसलिए हमने यहां पर ऑन अकाउंट ऑफ का इस्तेमाल किया। ठीक है साथियों, तो अगर किसी भी सेंटेंस में ऑन अकाउंट रहे, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में के कारण का सेंस निकले, किसी के कारण की बात हो, तो वहां पर हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ का इस्तेमाल कर देंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए आपका अगला है इन रिलेशन टू। अगला क्या है? इन रिलेशन टू। इसका मतलब होता है किसी के संबंध में। इन रिलेशन टू का मतलब क्या होता है? कि किसी के संबंध में। समझिए एग्जांपल करो कि देयर आर सम रूल्स इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैच। क्या लिखा हुआ है? कि देयर आर सम रूल्स इन रिलेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैच। यहां देखिए, यहां मैच के संबंध में बात हो रही है, ठीक है, मैच के संबंध में बात हो रही है, तो यहां इन रिलेशन टू का यूज करेंगे हम लोग। फिर से रिपीट करेंगे कि किसी भी सेंटेंस में के संबंध में यूज हो, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में किसी के संबंध में बात हो, तो वहां पर हम लोग इन रिलेशन टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज प्रीपोजिशन थे, तो इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसका अंतर समझते हैं ना, कैसे कैसे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग नेग्लेक्ट करेंगे या बस ऐसे ही आपका कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका ये पीडीएफ में ही थोड़ा सा एरर है। चलिए आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। देखिए अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो लिखा हुआ अगला है क्या, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता ये क्यों लिखा गया है। देखिए ये आपको समझाया गया कि किसी भी, है ना, किसी भी जगह हम लोग अलग अलग तरीके से फ्रेज प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किसी मतलब कोई भी किसी भी चीज का हमें इस्तेमाल करना हो, ठीक है, तो उसके जगह पर हम लोग अलग अलग फ्रेज प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे समझिएगा? देखिए सबसे पहला है कि आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर। तो ये तो पहला हो गया आपका। क्लियर? अब देखिए इसी के जगह पर हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग को जब हमने अकॉर्डेंस कर दिया, तो इसके साथ क्या लगाना होगा? इन अकॉर्डेंस विद, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद योर ऑर्डर। तो देखिए दोनों सेम ही है, पहला था आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर, दूसरा आई एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद। तो आपको ये अंतर समझना है, ठीक है, ये जो था पहले अकॉर्डिंग टू, बाद में क्या हो गया? अकॉर्डेंस विद। तो दोनों का अंतर आप समझिए। चलिए अगला है मदर टेरेसा हैड अफेक्शन फॉर। देखिए यहां पर किसका यूज हुआ है? यहां पर अफेक्शन फॉर का यूज हुआ है। क्लियर? यहां पर किसका यूज हुआ? अफेक्शन फॉर। अब देखिए अफेक्शन फॉर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? ये आपका हैड था, ठीक है, इसको चेंज हम लोग कर सकते हैं अफेक्शनेट टू। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये मदर टेरेसा हैड अफेक्शन फॉर, इसको चेंज हम लोग कर देंगे मदर टेरेसा वाज अफेक्शनेट टू। तो देखिए यहां पर आपको यही दिखाया गया है कि अफेक्शन फॉर का इस्तेमाल कैसे करेंगे और अफेक्शन टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ऊपर वाले में दिखाया गया था कि अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, इन अकॉर्डेंस विद का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल नंबर थर्ड कि ही हैज एम्बिशन फॉर फेम। अगला क्या लिखा हुआ है? ही हैज एम्बिशन फॉर फेम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहां पर ये जो सेंटेंस था ये आपको बता रहा है एम्बिशन फॉर का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। ठीक है, एम्बिशन फॉर अगर रहे तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, लेकिन एम्बिशन को अगर हम लोग चेंज करते हैं एम्बिटियस में, तो या फिर इसको देखिए एम्बिटियस पढ़ सकते हैं या फिर एम्बिटियस पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो देखिए अगर एम्बिशन को हम लोग एम्बिटियस में चेंज कर दें तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले तो एम्बिशन फॉर होता है, लेकिन अगर एम्बिटियस होता है तो इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? ही इज एम्बिटियस ऑफ फेम। तो देखिए ही हैज एम्बिटियस फॉर, और अगर एम्बिशन फॉर था और नीचे क्या हो गया? एम्बिटियस ऑफ। क्लियर? तो दोनों का अंतर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल है। देखिए यहां पर आपको ये जितने भी एग्जाम्पल दिखाए जा रहे हैं इसमें आपको बस यही क्लियर रखना है कि किस तरीके से किसके साथ क्या प्रीपोजिशन आता है और किस तरीके से हम लोग उसका सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला है आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आई एम कैपेबल ऑफ। ठीक है, कैपेबल ऑफ के बारे में आपने पढ़ा है पहले। तो कैपेबल ऑफ, देखिए अगर कैपेबल के साथ ऑफ रहे तो यहां सही होगा। ठीक है, अगर कैपेबल आएगा तो उसके साथ ऑफ होगा, लेकिन अगर कैपेबल को हम लोग कैपेसिटी में चेंज कर दें, समझिएगा कि अगर कैपेबल को हम लोग कैपेसिटी में चेंज कर दें तो उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन आएगा। क्लियर? फिर से रिपीट करेंगे, अगर कैपेबल रहे तो उसके साथ ऑफ, लेकिन अगर कैपेबल को हम लोग कैपेसिटी में चेंज कर दें तो उसका क्या हो जाएगा? उसके साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या देखिए
इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई हैव कैपेसिटी फॉर डूइंग हार्ड वर्क। बात क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है कॉन्फिडेंस इन। ठीक है, देखते हैं कॉन्फिडेंस इन। देखिए लिखा हुआ सेंटेंस कि आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ, तो कॉन्फिडेंस अगर रहे तो उसके साथ इन। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो उसके साथ हमने इन का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंट में चेंज कर दें, फिर से समझिएगा कि अगर कॉन्फिडेंस को हम लोग कॉन्फिडेंट में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट अबाउट। क्लियर, कॉन्फिडेंट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, अबाउट, ध्यान में रहेगा। चलिए अगला है कि ही हैज, देखिए अगला एग्जांपल है ही हैज डिजायर फॉर मनी एंड फेम। ठीक है, अगला क्या है, ही हैज डिजायर फॉर मनी एंड फेम। तो देखिए अगर डिजायर रहे, समझिएगा, देखिए ये जो पूरा जो एग्जांपल लिखा होता है इसमें आपको बस एकमात्र ये जो समझाना चाहता है एकमात्र बात कि किसके किसके साथ थोड़ा सा अगर फॉर्म चेंज करे तो उसके साथ लगने वाला प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाता है। देखिए डिजायर था तो उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन लग रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे डिजायर से डिजायरस हो गया तो उसके साथ और प्रीपोजिशन लगने लगा। बात क्लियर। तो देखिए लिखा हुआ सबसे पहले डिजायर फॉर के लिए कि ही हैज डिजायर फॉर मनी एंड फेम। ठीक है, और जब डिजायर फॉर से डिजायरस ऑफ हो गया तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही इज डिजायरस ऑफ मनी एंड फेम। ठीक है, तो ये अंतर आपका क्लियर होगा, ये समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये जितना भी आपका एग्जांपल था इसमें अंतर आपको बताया गया था किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करेंगे और दोनों में क्या क्या अंतर है। बात क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका फ्रेज प्रीपोजिशन का टॉपिक पूरा कवर हो गया। ठीक है, तो आज का जो सेशन है साथियों हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, कुछ हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन देखेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग जो आपके प्रीपोजिशन जो फिक्स हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में आते हैं यहां से हम लोग शुरू करेंगे, ये अगले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा है कि आपका रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग लगे रहें। ठीक है, तैयारी करते रहें, अपना स्टडी टाइम बढ़ाते रहें और जिस भी तरीके का कोई भी परेशानी हो, ठीक है, हमसे जहां तक मदद बन पड़ेगा मैं आपका हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। ठीक है, बस आप लगातार बने रहें, मेहनत करते रहें और इंग्लिश की जिम्मेवारी और मैथ की जिम्मेवारी, ठीक है, जब यहाँ इस चैनल तक आप पहुंच चुके हैं तो ये दोनों की जिम्मेवारी आप छोड़ दें। ठीक है, मैथ की भी क्लासेस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। मैथ का कुछ कारण से अभी मैथ की क्लासेस नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आप लोग बस अपनी तैयारियों पर फोकस करें। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और भी लोगों को बताएं। ठीक है, जिनकी इसकी जरूरत है। बहुत लोगों को ये जो बुक है प्रिंस टू पारामाउंट, बहुत सारी परेशानियां होती है इसमें। ठीक है, उनको बहुत समझ में नहीं आता, बहुत सारे पॉइंट पर वो अटक जाते हैं। तो वैसे लोगों को आप बताएं कि इस चैनल पर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताया जा रहा है, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।